बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वानिक सेल में हमने पढ़ा था, गैल्वानिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और इस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, लेकिन ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। The chemical reaction taking place in electrolytic cell are called electrolysis. Electrolytic cell में जो chemical reaction होता है उस reaction को electrolysis कहते हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर मेल्ट करें, वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होके एनाइन और कैटाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसके एनाइन और कैटाइन अलग हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर लें तो भी उसके कैटाइंस और एनाइंस सेपरेट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन स्टेट में या इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस in which electrolytes are converted to neutral species by passing electric current through their aqueous solution or molten state. इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सोल्यूशन लें तो उस एक्वस सोल्यूशन में एनाइंस और कैटाइंस सेपरेट होंगे, यानी सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर लें तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाएंगे, और अगर सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया जाए तो भी सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस सेपरेट हो जाएंगे। इन दोनों सूरतों में चाहे इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन फॉर्म हो या इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन हो, दोनों हाल फॉर्म्स में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए इलेक्ट्रोलाइट में से तो ये कैटाइंस और एनाइंस न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस और इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये देखें इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल का डिफरेंस। लेफ्ट साइड पे गैल्वानिक सेल है और राइट साइड पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। लेफ्ट साइड में एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे जो भी एटम है, यानी लेट्स सपोज एनोड अगर जिंक का बना हुआ है तो जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जिंक के आयंस बनेंगे और ये आयंस सोल्यूशन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर रह जाएंगे। इसलिए गैल्वानिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और एनोड पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, इसलिए गैल्वानिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज है और गैल्वानिक सेल में कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड को हम खुद पॉजिटिव चार्ज देते हैं और कैथोड को नेगेटिव चार्ज देते हैं। गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। गैल्वानिक सेल में एनोड पॉजिटिव है, कैथोड गैल्वानिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड को हम खुद पॉजिटिव चार्ज देते हैं, कैथोड को नेगेटिव चार्ज देते हैं। गैल्वानिक सेल में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। नो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स इज रिक्वायर्ड, बल्कि गैल्वानिक सेल में हम खुद वोल्टेज हासिल करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में चूंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इसलिए इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए और कंटिन्यू रखने के लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत है, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स रिक्वायर्ड है। ये देखें, ये एक और गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल। लेफ्ट साइड पे गैल्वानिक सेल है, जिंक का एनोड है, एनोड जिंक का बना हुआ है, कैथोड कॉपर का बना हुआ है।
एनोड पे जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे कॉपर की रिडक्शन होती है। और इलेक्ट्रॉन, अब जिंक पे चूंकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है इसलिए यहाँ एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड में चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ये प्रोसेस जब कंटिन्यू करेगा तो जिंक एनोड की थिकनेस कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिंक एनोड में जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो थिकनेस ऑफ एनोड विल डिक्रीज। और कैथोड पर चूंकि कॉपर की रिडक्शन हो रही है तो थिकनेस ऑफ कैथोड विल इंक्रीज। जिंक का एनोड दुबला पतला होता जाएगा और कॉपर का कैथोड मोटा ताज़ा होता जाएगा। तो विद पैसेज ऑफ टाइम जिंक का इलेक्ट्रोड बहुत थिन रह जाएगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड अपने साइज से तकरीबन डबल हो जाएगा, और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस उस वक्त तक ही चलेगा जब तक जिंक में इलेक्ट्रॉन देने वाले मौजूद होंगे और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेने वाले मौजूद होंगे। तो जब ये सेल, जब एनोड मुकम्मल डिसॉल्व हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाएगा, तब हम इस सेल को रिचार्ज करेंगे। जब इस सेल को रिचार्ज किया जाएगा तो जिस इलेक्ट्रोड को हमने पहले एनोड बनाया है अब हम उसे कैथोड बना, बल्कि गैल्वानिक सेल में जो इलेक्ट्रोड एनोड था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम उसे कैथोड बनाएंगे, और गैल्वानिक सेल में जो इलेक्ट्रोड कैथोड था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम उसे एनोड बना देंगे। अगर गैल्वानिक सेल जिंक और कॉपर का है तो जिंक एज एनोड बिहेव करेगा, कॉपर एज कैथोड बिहेव करेगा। हमें इन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि जिंक पे ऑक्सीडेशन हो या कॉपर पे रिडक्शन हो, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये प्रोसेस खुद ब खुद होगा। जिंक एज एनोड बिहेव करेगा, कॉपर एज कैथोड बिहेव करेगा। लेकिन जब आपने इसको रिचार्ज करना है अब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। डिसचार्जिंग ऑफ galvanic cell is spontaneous because in discharging electric energy, chemical energy is being converted into electric energy, and recharging of galvanic cell is non-spontaneous because in this process electric energy is being converted into chemical energy। तो जब हम इस सेल को रिचार्ज करेंगे तो जिंक को कैथोड बना देंगे, कॉपर को एनोड बना देंगे। अब जिंक को हम खुद पॉजिटिव चार्ज देंगे, जिंक को अब हम खुद नेगेटिव चार्ज देंगे क्योंकि हमने जिंक को कैथोड बनाया है, और कॉपर को हम नेगेटिव चार्ज देंगे क्योंकि इसको हमने एनोड बनाया है। अब जिंक पर रिडक्शन होगी और कॉपर पर ऑक्सीडेशन होगी। जिंक के ऊपर जिंक के आयन रिड्यूस होके जिंक के कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और कॉपर पे चूंकि अब हम ज़बरदस्ती ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो यहाँ कॉपर के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कॉपर आयन बना के सोल्यूशन में चले जाएंगे। और जो इलेक्ट्रिक बैटरी हमने लगाई है कैथोड और एनोड के दरमियान में, ये इलेक्ट्रिक बैटरी कॉपर से इलेक्ट्रॉन खींच के जिंक को देती जाएगी। इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कॉपर से जिंक की तरफ, कॉपर पर रिडक्शन होगी, जिंक कॉपर पर ऑक्सीडेशन होगी, जिंक पर रिडक्शन होगी। तो पहले जिंक पर नेगेटिव चार्ज था, अब भी जिंक पर नेगेटिव चार्ज है। गैल्वानिक सेल में भी जिंक के रॉड पर नेगेटिव चार्ज था क्योंकि जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी जिंक के रॉड पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अब ये जिंक एज कैथोड बिहेव कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज हमने खुद इसे दिया है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। एक और एग्जांपल देखें। लेफ्ट साइड में गैल्वानिक सेल है जिसमें एनोड टिन का बना हुआ है, कैथोड कॉपर का बना हुआ है। राइट साइड पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें हमने टिन को कैथोड बनाया है, कॉपर को एनोड बनाया है। तो लेफ्ट साइड पे गैल्वानिक सेल है, टिन के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, टिन आयन बनते हैं,
टिन के आयंस पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हो तो इन्हें कहते हैं स्टेनस आयन। जिंक के एटम स्टेनस आयंस बनाते हैं और सॉल्यूशन में चले जाते हैं। और टिन के एनोड के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। कॉपर के राड पर रिडक्शन होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो यहां पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉपर का राड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, टिन का राड इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम टिन टू कॉपर, दिस इज गैल्वेनिक सेल। और ये नीचे केमिकल रिएक्शन लिखे हैं जो जो इस सेल में होंगे। ये देखें, टिन की ऑक्सीडेशन, क्यूप्रिक आयंस की रिडक्शन और ओवरऑल रिएक्शन ये है। यहां पर ये सेल गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेक सेल है। और जब ये अब टिन का रॉड थिन होता जाएगा, कॉपर का रॉड थिक होता जाएगा और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हमने इस सेल को रिचार्ज करना है। अब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगाएंगे। अच्छा, जब ये सेल गैल्वेनिक सेल है तो हमें वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज हासिल होती है 0.48 वोल्ट। अब हम जब इस सेल को रिचार्ज करेंगे तो इसका मतलब है अब हमने इस सेल को ज़बरदस्ती इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना दिया और इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी है जिसकी वोल्टेज 0.48 से ज़्यादा हो। अब हम टिन को ज़बरदस्ती कैथोड बना देंगे, कॉपर को फोर्सफुली एनोड बना देंगे। अब टिन पर रिडक्शन होगी, कॉपर पर ऑक्सीडेशन होगी। कॉपर पर ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और जो बैटरी हमने लगाई है एनोड और कैथोड के दरमियान, ये इन इलेक्ट्रॉन को खींच के जिंक के हवाले करती जाएगी और जिंक पे रिडक्शन होगी, टिन पे रिडक्शन होगी। तो टिन के इलेक्ट्रोड पे पहले भी नेगेटिव चार्ज था। जब टिन का इलेक्ट्रोड एज एनोड बिहेव कर रहा था उस वक्त भी इस पर नेगेटिव चार्ज था, और टिन का इलेक्ट्रोड जब एज कैथोड बिहेव कर रहा है तब भी इस पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अब कॉपर की ऑक्सीडेशन होती है, टिन की रिडक्शन होती है। यह तो था प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एक दो एग्जांपल और इनका डिफरेंस ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। घरों में यूपीएस के साथ एक बैटरी अटैच होती है। जब पावर सप्लाई आ रही हो तो यूपीएस उस बैटरी को रिचार्ज करता है और उस वक्त वो बैटरी एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिहेव कर रही होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, जब बिजली चली जाती है, देन वो बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। उस टाइम पे वो बैटरी एज गैल्वेनिक सेल बिहेव करती है और यूपीएस उस एनर्जी को बैटरी के डायरेक्ट करंट को यूपीएस अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है और पूरे घर को सप्लाई करता है। यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लायर, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लायर। और घरों में जिस चीज़ को हम यूपीएस कह रहे होते हैं ये एक्चुअली इन्वर्टर होता है जो बैटरी के डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। अब हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे और पहली एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की भी होती है और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की भी होती है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब है सोडियम क्लोराइड को हमने पिघला लिया। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज फ्यूज्ड, जब हम सोडियम क्लोराइड को पिघला लेते हैं, इट इज डिसोसिएटेड इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ये देखें, सोडियम क्लोराइड को आपने मेल्ट किया, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बन गए। जब आप इस मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे
तो कैथोड पर जिंक आयन की रिडक्शन होगी और एनोड पर क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी। जिंक सोडियम आयन की जब रिडक्शन होगी ये कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम मेटल में। क्लोराइड आयन की जब ऑक्सीडेशन होगी ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने सोडियम को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। एक मोल क्लोराइड आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 मोल क्लोराइड आयंस 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 1 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस होगी। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने सोडियम के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल रिएक्शन ये है। ओवरऑल रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में। इन दिस वे सोडियम आयंस आर reduced टू सोडियम मेटल एंड क्लोराइड आयंस आर reduced टू क्लोरीन गैस एट एनोड। ये सेल है जी, इसमें सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में है। एनोड पर क्लोराइड आयन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नीचे रिएक्शन लिखा है। सोडियम आयन कैथोड पे जाते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सोडियम मेटल में। इनिशियली चूंकि सोडियम क्लोराइड को हमने पिघलाया हुआ है तो इनिशियली सोडियम बनती है मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जो बाद में फिर सॉलिड सोडियम में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो वोल्टेज सोर्स है जो हमने बैटरी अटैच की है, ये एनोड से इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड की तरफ भेजती है और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक ब्रोमाइड। कॉपर ब्रोमाइड को जब मेल्ट किया जाए, इट इज डिसोसिएटेड इनटू कॉपर आयन, क्यूप्रिक आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस। कॉपर ब्रोमाइड ब्लू कलर का है और क्यूप्रिक आयंस को भी ब्लू कलर में लिखेंगे। ब्रोमाइड आयंस विल बी रिटन इन ब्राउन कलर। कॉपर ब्रोमाइड इज डिसोसिएटेड इनटू क्यूप्रिक आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस। जब आप पिघले हुए कॉपर ब्रोमाइड में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्यूप्रिक आयन विल बी रिड्यूस्ड टू कॉपर and bromide ions are oxidized at anode into bromine, into liquid bromine। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। बहुत कम एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड ब्रोमीन इज वन ऑफ दोज। Bromide ions are oxidized to bromine at anode। Overall reaction is this one। अब कॉपर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन ब्लू कलर का है। कॉपर ब्रोमाइड ब्लू कलर में है, इसको मेल्ट करेंगे तो मेल्ट होने के बाद भी कलर ब्लू रहेगा। लेकिन अब चूंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, ब्रोमाइड आयन एनोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट होंगे और ब्रोमीन का कलर ऑरेंज होता है, रेडिश ब्राउन या ऑरेंज। तो आपको एनोड के अराउंड रेडिश ब्राउन कलर नजर आएगा, दैट इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन। और कैथोड के ऊपर चूंकि रिडक्शन होगी, कैथोड के ऊपर आपको एक रेडिश सी लेयर कॉपर की डिपॉजिट होती हुई नजर आएगी। तो कॉपर ब्रोमाइड मोल्टन फॉर्म में ब्लू कलर में होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो एनोड के अराउंड रेडिश ब्राउन कलर नजर आएगा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड देयर विल बी अ लेयर ऑफ रेडिश कॉपर एट कैथोड। अगर मोल्टन साल्ट एक से ज्यादा हो, यानी अगर आप मिक्सचर हो साल्ट का और आप उसे मेल्ट कर लें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्स्ड मोल्टन साल्ट, देन व्हाट विल हैपन।
सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी है, सोडियम ब्रोमाइड भी है, या सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और इसको हमने मेल्ट किया। अब इस मिक्सचर में एक से ज्यादा कैटाइंस हैं और एक से ज्यादा एनाइंस हैं। अब देखना पड़ेगा कि कौन सा एनाइन पहले रिड्यूस होता है और कौन सा कैटाइन पहले रिड्यूस होता है और कौन सा एनाइन पहले ऑक्सीडाइज होता है। इससे इसका अंदाजा हमें होगा उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड से। जिस मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, उसमें रिडक्शन जल्दी होगी, उसके कैटाइन जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे। ये इसको हम देखते हैं। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जब इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट किया जाए और फिर उनकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, देन वी हैव मोर देन वन कैटाइंस एंड मोर देन वन एनाइंस। In this case, ions having greater ability to lose electron is oxidized first. जिस एनाइन में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। In this case, the anion having greater tendency to lose electron is oxidized first, and the cation having greater ability to gain electron is reduced first. For example, in the mixture of molten electrolyte, we cannot use the value of reduction potential from electrochemical series. अब वो जो हमने गैल्वानिक सेल में पढ़ा था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो रिड्यूस हो जाएगा और जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ये रूल यहां अप्लाई नहीं होता। क्यों? कि वो जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल की कैलकुलेशन है वो एक्वस सोल्यूशन के लिए की हुई है और यहां हम डिस्कस कर रहे हैं मोल्टन सॉल्ट को। इसलिए अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं वो यहां अप्लाई नहीं हो सकती। इन दिस केस in the case of mixture electrolyte, we cannot use values of reduction potential from electrochemical series because those values are calculated for aqueous solution. The values of reduction potential from electrochemical series give relative strength of oxidizing agent and reducing agent in aqueous media. यहां पर एक्वस मीडिया हम नहीं डिस्कस कर रहे, यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। मोल्टन फॉर्म में हम उनकी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इन मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी विल रिलाई ऑन पीरियोडिक एटॉमिक ट्रेंड टू प्रेडिक्ट एबिलिटी ऑफ आयन टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। इन मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट we will consider periodic atomic trend like ionization energy, electron affinity. These trend will be considered. Then we will predict which ion will lose electron and which ion will gain electron. अब ये अगली बात जरा गौर से सुनिएगा। The cation of element having greater ionization energy is more easily reduced. जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और या यूं जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है उसके कैटाइन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे बल्कि इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जिन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, इट मीन उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। उनके कैटाइन जल्दी पहले रिड्यूस होंगे और जिन आयन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उनके एनाइन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। द कैटाइन्स ऑफ एलिमेंट having greater ionization energy and electron affinity is more easily reduced and
anions of elements having lower value of electron affinity and lower value of ionization energy is more easily oxidized. जिन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, इट मीन उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम है, तो उनमें फिर इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी वो उन एलिमेंट के एनायन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जिन एलिमेंट में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, तो उनके कैटायंस इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इसकी एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड का मिक्सचर है और हमने इस मिक्सचर को मेल्ट कर लिया, तो इस मिक्सचर में हमारे पास दो तरह के कैटायंस हैं। हमारे पास मैग्नीशियम आयंस भी हैं, सोडियम आयंस भी हैं, ये दोनों ही कैटायन हैं। और हमारे पास अब दो तरह के एनाइन हैं, क्लोराइड आयंस भी हैं, ब्रोमाइड आयंस भी हैं। In a mixture of magnesium chloride and sodium bromide, we have two types of cations, magnesium ions and sodium ions, and we have two types of anions, chloride ions and bromide ions. अब मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन को अगर आप कंपेयर करें, इलांग द ग्रुप पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। अगर आप पीरियाडिक टेबल में देखें, मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पे है, अगर आप पीरियाडिक टेबल में देखें, पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। और पीरियाडिक टेबल में मैग्नीशियम राइट साइड पे है, सोडियम लेफ्ट साइड पे है। इसका मतलब है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम के आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मैग्नीशियम आयन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सोडियम आयन से ज़्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम है, और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सोडियम से ज़्यादा है, इट मीन मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम के आयंस पहले रिड्यूस होंगे, सोडियम के आयंस बाद में रिड्यूस होंगे। सिमिलरली क्लोराइड और ब्रोमाइड को अगर कंपेयर करें, टॉप से बॉटम की तरफ अगर आप जाएं पीरियाडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। पीरियाडिक टेबल में क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, इसलिए ब्रोमीन की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ब्रोमाइड के आयन ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और जल्दी और ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। Bromide ions are more easily oxidized than chloride ion because bromine has lower value of ionization energy and lower value of electron affinity than chlorine. ये बात थी मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की। अब देखें, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करें, देन व्हाट विल हैपन। तो जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें अब वाटर के मॉलिक्यूल भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंपटीशन होता है विद कैटाइंस एंड एनाइंस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। Before we discuss electrolysis of aqueous solution of electrolytes, let us discuss electrolysis of water. पहली बात तो ये है कि प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, और दूसरी बात कि वाटर प्योर होता नहीं है। पहली बात कि प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, और दूसरी बात कि वाटर प्योर नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। जो घरों में पानी आता है, इसमें तो हज़ारों तरह के इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होते हैं, इसलिए प्योर वाटर के बारे में कहते हैं
ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। लेकिन घरों में जो पानी है ये इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए अगर कभी हाथ गीले हों, कपड़े गीले हों, तो बिजली के स्विच को, बिजली की तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज आवर डोमेस्टिक वाटर इज नॉट प्योर एंड इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Pure water is not electrolyzed, but in presence of small amount of electrolytes, it can be easily electrolyzed. तो वाटर चूंकि प्योर नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में नहीं, अच्छी खासी अमाउंट में होते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। और अगर आपने प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें जो इलेक्ट्रोलाइट खुद वाटर की प्रेजेंस में, उस इलेक्ट्रोलाइट की अपनी इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में ना हो। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, इसकी वजह हम आगे चल के देखेंगे। नो वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.82, यानी इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.82 और रिडक्शन ऑफ वाटर के लिए पोटेंशियल -0.42। तो अगर आप ओवरऑल पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो ये नेगेटिव वैल्यू आती है -1.24। यहां देखें वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तो ये -0.82 होगा, लेकिन हमने चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल को क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो चाहे प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होगा हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग रिडक्शन पोटेंशियल एज स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर आपको के दिल में आए कि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो इस वैल्यू के साथ माइनस लगा लें। ये देखिए -0.82 वोल्ट, ये इस प्रोसेस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल नेगेटिव में है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अलबत्ता यही रिएक्शन अगर उलट कर लें, अगर ऑक्सीजन की रिडक्शन करें और वाटर प्रोड्यूस हो, तो फिर यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब एक बात और जहन में रखिए। पहली बात तो ये दिस द वैल्यू ऑफ द ओवरऑल वैल्यू reduction potential is negative, therefore this reaction is non spontaneous। अगर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो, इसका मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगी और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब ये जो पोटेंशियल की वैल्यूज हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो तो यहां ई की बजाय हम E0 लिखेंगे। अब ये वैल्यूज स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोल होनी चाहिए और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी 1 मोल होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब हम वाटर लेते हैं तो इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं होती। These values of reduction potential are not standard. These are not standard values of reduction potential because we are not dealing with standard condition. We are not dealing with standard conditions. अब हम standard conditions को क्यों नहीं follow कर रहे? Because in standard condition concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion should be 1 mole.
while actually concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxyl ion is 10 power minus 7 mole in water. अब ये सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमने नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट की है. Now let us consider electrolysis of aqueous solution of electrolyte. इलेक्ट्रोलिसिस जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. थैंक यू वेरी मच.